इस मूवी में कुछ कहानियों को अलग अलग पार्ट में बताया गया है। इस वजह से हम पहली कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानी में एक राजा और रानी होते हैं। राजा अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो हमेशा से चाहता था कि उसकी रानी खुश रहे, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि रानी कभी भी माँ नहीं बन सकती और इस बात को लेकर वो हमेशा से ही उदास रहती थी। राजा पूरे किंगडम से सभी डॉक्टर को दिखा चुका था, लेकिन उसके समस्या का हल किसी के पास भी नहीं होता। अब एक दिन राजा सर्कस वालों को बुलाकर अपने राज्य में शो का आयोजन करवाते हैं ताकि वो उन्हें एंटरटेन करें और रानी का दिल भी बहल जाए। लेकिन सर्कस में आने वाले लोगों में एक औरत प्रेग्नेंट होती है और जिसे देखकर रानी का मूड खराब हो जाता है। रानी उठकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर चीजों को तोड़फोड़ करती है और फिर एक कोने में जाकर रोने लगती है। राजा रानी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो अपनी रानी को यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी समस्या का जरूर हल निकालेंगे। अब अगले दिन रात में महल के अंदर एक बूढ़ा जादूगर आता है और वो राजा को कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। राजा उससे कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। इस बात पर वो जादूगर कहता है कि लेकिन ऐसा मैं कर सकता हूँ, बस सवाल ये है कि तुम बच्चे को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस बात पर राजा कहता है कि मैं बच्चा पाने के लिए आखिरी हद तक जा सकता हूँ। अब जादूगर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये नेचर कैसे काम करता है, पूरी दुनिया एक बैलेंस में है, लेकिन अगर तुम एक जान चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक जान को सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा और जिस वजह से सब कुछ बैलेंस में रहेगा। अब वो लोग इस काम से एग्री हो जाते हैं और फिर राजा को वो कहता है कि उसे पानी में रहने वाले एक मॉन्स्टर का शिकार करना होगा और जिसको मारने के बाद उसके दिल को निकाल लिया जाएगा और उस दिल को एक ऐसी औरत पकाएगी जो कि अनमैरिड होने के साथ साथ वर्जिन भी हो और जिस दिल को पकने के बाद रानी को खाना होगा और उसी समय ही रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। उन्हें वो बच्चा किसी भी हालत में चाहिए था। इस वजह से राजा उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं और जब वो नदी में जाते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा एक व्हाइट कलर का सी मॉन्स्टर मिलता है और जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है राजा एक तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन तड़पने के दौरान वो सी मॉन्स्टर राजा के ऊपर अपने पूंछ से हमला कर देता है जिस वजह से राजा भी घायल हो जाता है और बाहर आने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब उस मॉन्स्टर के दिल को निकाल लिया जाता है। अब रानी वहाँ पर आकर उस दिल को एक कपड़े में लपेटकर अपने साथ महल में ले जाती है। उन लोगों के मेड में एक ऐसी मेड थी जो कि बिल्कुल वर्जिन थी और जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस दिल को रानी के लिए पकाएगी। अब जब वो दिल को पका रही होती है उसे बहुत ही अजीब सा लगता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दिल पकने के बाद रानी भी उसे खा लेती है और रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। और अब इसके बाद एग्जैक्ट एक ही टाइम पर रानी और वो मेड अपने अपने बच्चे को पैदा करती है। वो दोनों बच्चे लड़के ही होते हैं। रानी अपने बच्चे का नाम एलियास रखती है और मेड अपने बच्चे का नाम जोनस रखती है। अब इसके बाद हमें 16 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब वो दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। रानी अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हम देखते हैं कि जो दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे वो दोनों बच्चे थोड़ा अलग थे। वो दोनों पूरी तरह एक जैसे दिखते थे और उनके पूरे शरीर के बाल सफेद थे और जो कि उस व्हाइट मॉन्स्टर को दर्शा रहे थे। वो दोनों बच्चे काफी अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन महारानी को उन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने बेटे को समझाती है कि तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारी दोस्ती एक नौकरानी के बेटे के साथ अच्छी बात नहीं है। लेकिन एलियास अपनी माँ की बात को बिल्कुल नहीं समझता और वो अपने फ्रेंड से हर रोज मिलने जाया करता था और उन दोनों के अंदर ये भी क्षमता थी कि वो दोनों पानी के अंदर रहकर सांस ले सकते थे और वो छिपने के लिए उसी नदी में जाया करते थे जहाँ पर कि उस मॉन्स्टर को मारा गया था। अब इसके बाद रानी उस मेड को बुलाकर उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को नहीं समझाया तो उनके पूरे परिवार सहित वो किंगडम से बाहर निकलवा देगी। लेकिन फिर भी वो दोनों चुप चुप के मिलते थे। अब एक दिन वो लोग ऐसा करते हैं, जोनस एलियस के कपड़े पहनकर रानी के पास चला जाता है, लेकिन रानी पहचान नहीं पाती कि वो उसका बेटा है या नहीं। लेकिन उसे गले लगाते समय उसे शक हो जाता है और वो छिपकर उनकी बातें सुन लेती है, जिस वजह से रानी को सच्चाई का पता चल जाता है। तो फिर वो उसके बाद गुस्से में जोना को किंगडम से निकालने का फैसला दे देती है। अब जोनस किंगडम से जा रहा होता है। एलियस उसे रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन जोनस नहीं रुकता। अब जोनस एक चाकू से वहाँ के एक पेड़ की जड़ में चाकू से होल कर देता है और वहाँ से पानी बहने लगता है। अब जोना उससे कहता है कि जब तक ये पानी साफ रहेगा, जब तक कि तुम समझना कि मैं जिंदा हूँ, और जब ये पानी लाल हो जाएगा तो और फिर तुम समझ जाना कि मेरी जान को खतरा है। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं और एलियास हर रोज पानी को चेक करने आता है। लेकिन एक दिन वो फिर से पानी को चेक करने आता है तो वो देखता है कि पानी रेड हो चुका है और फिर वो समझ जाता है कि अब जोना की जान को खतरा है। वो अपनी माँ को बिना बताए ही जोना की तलाश में निकल जाता है। अब काफी तलाश करने के बाद उसे जोनस का घर मिल जाता है। दोनों के चेहरे मिलते थे, इस वजह से उसके फैमिली वाले समझते हैं कि जोनस बच के वापस आ गया है और वो लोग एलियस को जोनस समझ के गले भी लगाते हैं। अब उनसे पूछने से मालूम चलता है कि जोनस 5 दिन पहले जंगल गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। और फिर एलियस अपने घोड़े से जोनस को खोजने के लिए जंगल चला जाता है और यहाँ पर रानी को अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वो हर जगह उसकी तलाश करवाती है, लेकिन उसे उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। और फिर वो हार मानकर उसी बूढ़े जादूगर को बुलाती है
और इस बार वो बूढ़ा जादूगर उससे वही बात बोलता है कि जान के बदले जान देनी होगी, तभी तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा। इस बात के लिए रानी मान जाती है। अब हम देखते हैं कि जंगल में जोनास कहीं पर फंसा हुआ था और वो जख्मी भी था, जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। और तभी उसके ऊपर एक उड़ने वाला मोस्टर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। अब जोनास की चीखों को सुनकर एलियस उसके पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि मोस्टर उन्हें मारता, वो अपनी तलवार से उस मोस्टर को मार देता है। अब इसके बाद हमें ये मालूम चलता है कि वो फ्लाइंग मोस्टर उसकी माँ ही थी। इसका मतलब जान के बदले जान, उसने अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा लिया। अब इसके बाद जोना की जान तो बच जाती है और इसके साथ ही एलियस किंगडम का राजा बन जाता है। अब यहीं पर ही स्टोरी नंबर 1 का दी एंड हो जाता है। अब इसके बाद हम स्टोरी नंबर 2 को देखते हैं, जो कि एक राजा और एक बूढ़ी औरत की होती है। इस राज का किंग काफी अय्याश होता है। उसके चारों तरफ हर समय लड़कियां होती हैं और वो हमेशा से ही लड़कियों के साथ अय्याशी करता था, लेकिन अभी तक उसे ऐसी लड़की नहीं मिली थी जो कि उसकी रानी बन सके, यानी कि कोई ऐसी जिसे वो दिल से चाहे और उससे शादी कर सके। वहीं पर ही महल के पास एक गाँव में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। वो दोनों एक साथ रहती थी और घर से भी बहुत ही कम निकलती थी और उन दोनों बूढ़ी औरतों की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों औरतें इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि उनके मरने में ज्यादा समय नहीं था, लेकिन अभी भी उनकी आवाज बहुत ही सुरीली थी, यानी कि अगर वो बात करती थी तो ऐसा लगता था कि कोई जवान और खूबसूरत लड़कियां आपस में बात कर रही हों। अब एक सुबह जब उनमें से एक बूढ़ी औरत गाने को गा रही होती है और तभी उसकी सुरीली आवाज राजा अपने महल में से सुन लेता है। आवाज राजा को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस आवाज को फॉलो करते हुए उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत दरवाजा नहीं खोलती। उन दोनों बूढ़ी औरत में एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम एमा था। डोरा जो कि काफी ज्यादा चालाक और लालची थी, वहीं दूसरी तरफ एमा बहुत ही सीधी और डरी हुई रहती थी। और जब डोरा देखती है कि किंग उसके दरवाजे पर है तो फिर उसके मन में राजा से धन ऐंठने का लालच आ जाता है। वो किंग को अंदर से ही कहती है कि आप एक हफ्ते बाद आना और मैं आपको अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। ये सुनकर किंग को लगता है कि शायद उसे उसका प्यार मिल गया है, लेकिन किंग को क्या मालूम है कि वो जिससे प्यार कर बैठा है वो दोनों बूढ़ी औरतें हैं। उम्र ढलने की वजह से उन दोनों बूढ़ी औरतों की स्किन भी लटक चुकी थी, लेकिन अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है कि उनकी फिंगर जवान लड़की की तरह हो जाए। डोरा अपने फिंगर पर एक हफ्ते तक हर्ब लगाती है, लेकिन वो देखती है उससे कोई भी फायदा नहीं होता। उसकी उंगली और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एमा को देखते हैं, जिसने कि एक हफ्ते तक अपने फिंगर को अपने मुंह में रखा था और जिस वजह से उसकी उंगली काफी सॉफ्ट हो जाती है। और तभी राजा उनके दरवाजे पर आ जाता है और उससे उसके बॉडी पार्ट को देखने के लिए कहता है। डोरा जो कि काफी ज्यादा चालाक थी, वो अपनी उंगली के बजाय एमा की उंगली पकड़कर दिखा देती है। अब किंग उसकी उंगली को देखकर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब उसके अंदर उसको देखने की और भी चाहत बढ़ जाती है। लेकिन वो दोनों जानती थी कि अगर किंग को उनकी इस हरकत का मालूम चल गया तो किंग उन्हें जिंदा ही मार देगा। अब जिसके लिए वो फिर से एक शर्त रख देती है और वो कहती है कि मैं आधी रात में तुम्हारे महल में आऊंगी, लेकिन शर्त ये होगी कि वहाँ पर पूरा अंधेरा होना चाहिए और हर कैंडल को भी बुझा देना होगा। अब जिस बात के लिए किंग एग्री हो जाता है, अब एमा डोरा की बॉडी को किसी ग्लू केमिकल से टाइट करती है ताकि उसकी स्किन किसी जवान लड़की की तरह लगे। अब आधी रात को किंग का कोई आदमी डोरा को लेकर आता है और उसके शर्त के मुताबिक महल में अंधेरा कर दिया जाता है। अब इसके बाद नरम बिस्तर पाक कर डोरा को बहुत ही तेज नींद आ जाती है और सुबह हो जाती है और राजा को भी लग रहा था कि लगता है कुछ गड़बड़ है। और जब रोशनी करके वो देखता है तो फिर वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि उसने पूरी रात एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारी। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और डोरा को अपने महल की खिड़की से बाहर फेंकवा देता है। लेकिन जंगल के पेड़ों की वजह से डोरा बच जाती है और उसे जंगल में एक लेडी मिलती है जो कि उसे पेड़ पर से उतार कर उसे सुला देती है। और जब सुबह होती है तो डोरा जवान हो चुकी होती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी और उसके बहुत ही लंबे और सुनहरे बाल भी थे। अगले दिन जब किंग शिकार के लिए उसी जंगल में जाता है और वो डोरा को देख लेता है, जिसे कि एक ही नजर में डोरा से प्यार हो जाता है और उसे अपने महल में ले आता है। फिर उसके बाद वो उसे अपनी रानी बनाने का डिसीजन ले लेता है। डोरा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो इस तरह से जवान कैसे बनी, लेकिन वो अपने सिस्टर एमा के बारे में अभी भी सोचती है और उसे अपने मैरिज का इनविटेशन भी भेजती है। अब यहाँ पर एमा को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सिस्टर एक जवान लड़की बन चुकी है। डोरा अपनी बहन को एक ड्रेस भी भिजवाती है जो कि काफी महंगा होता है। एमा उस ड्रेस को पहनकर शादी में आती है और फिर उसके बाद डोरा उसे बुलाकर अपनी सारी सच्चाई बता देती है और वो भी कहती है कि उसे भी अपनी बहन जैसे जवान दिखना है। और जब एमा अपनी बहन डोरा से पूछती है कि वो जवान कैसे बनी, तो फिर डोरा मजाक में कहती है कि मैंने अपनी बॉडी की स्किन को उतार दिया। लेकिन एमा इस बात को सच मान लेती है और फिर वो इसके बाद एक लोहार के पास जाती है और वो उसे अपना महंगा ड्रेस और नेकलेस देकर अपनी चमड़ी को उतार कर जवान बनाने के लिए कहती है। अब लोहार उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से टाइट बांध देता है और अपनी नोकीली हथियार से उसके पूरे बॉडी के स्किन को उतार देता है। अब डोरा उसी जख्मी हालत में वापस अपने घर आती है और जहाँ पर की पहुंचकर वो मर जाती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ उसकी बहन डोरा का भी मैजिक ज्यादा देर तक नहीं चलता और अब वो भी फिर से बूढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है
और जब वो अपने आप को देखती है कि वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है और तब वो राजा के पास से भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपने असली एज में वापस आ जाती है और वो पूरी तरह से फिर से एक बूढ़ी औरत बन जाती है। और ये दूसरी स्टोरी भी यहीं पर ही खत्म होती है। अब दोस्तों इसके बाद स्टोरी नंबर 3 स्टार्ट होती है। किंगडम के एक राजा को देखते हैं। राजा बहुत ही अजीब होता है। उसके रानी की डेथ काफी अरसे पहले ही हो चुकी थी और वायलेट नाम की उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन वो अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अब एक दिन वो देखता है कि उसके हाथ में एक पैरासाइट इंसेक्ट है जो कि खून पीता है। राजा को वो इंसेक्ट काफी अच्छा लगता है और वो उस इंसेक्ट को अपना खून पिलाता है। इसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाकर एक शीशे में बंद करके रख देता है और हर रोज वो उसे अपना खून पिलाकर उसे पालता था। अब समय के साथ साथ वो इंसेक्ट काफी बड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वायलेट को देखते हैं जो कि काफी यंग हो चुकी थी और उसके मैरिज की भी उम्र हो चुकी थी, लेकिन राजा उसके शादी के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। राजा अपने इंसेक्ट के साथ ही काफी खुश रहता था। राजा का इंसेक्ट अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन एक दिन उसका पैरासाइट इंसेक्ट बीमार हो जाता है और बीमार होने के कारण वो मर जाता है। राजा जिस वजह से काफी दुखी भी होता है। इसके बाद वो राजा उस इंसेक्ट के पूरे स्किन को उतरवा देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को कहता है कि अब तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढने का समय आ गया है और बताता है कि मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ, जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा वही तुम्हारा हस्बैंड होगा। वायलेट इस बात से ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो अपने पसंद का हस्बैंड चाहती थी, लेकिन फिर भी राजा की बात मान लेती है। अब उस कंपटीशन के बारे में पूरे किंगडम में ऐलान कर दिया जाता है और राजा उस इंसेक्ट के स्किन को अपने महल में लटका देता है और अगर जो भी बताएगा कि ये किसकी स्किन है वो जीत जाएगा और वायलेट को ले जाएगा। बहुत से हैंडसम लोग बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद महल में एक जंगली शैतान आता है जिसे देखकर राजकुमारी बहुत ही घबरा जाती है और राजा को इशारा करके मना करती है, लेकिन राजा उसकी नहीं सुनता और उसे कंपटीशन में शामिल कर देता है। इस दानव के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो किसी चीज को भी सूंघकर बता देता था और यहाँ पर वो यही करता है, वो उस इंसेक्ट का नाम बता देता है। अब राजा हैरान हो जाता है कि इसने सही जवाब दे दिया है। वायलेट इस जानवर से शादी नहीं करना चाहती थी और तभी वो यहाँ से भागकर महल की छत के ऊपर चली जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन राजा वहाँ पर पहुंचकर उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैंने जवान दे दिया है और मैं जवान से नहीं मुकरता। राजकुमारी अपने फादर को कहती है कि तुम किस तरह के पिता हो, तुम अपने बेटी की खुशियों को जाड़ रहे हो, लेकिन मजबूरन ही राजा अपनी बेटी को समझाकर उस दानव के हवाले कर देता है। वो दानव राजकुमारी को पकड़कर जबरदस्ती ही दूर ऊंचे पहाड़ों में ले जाता है। वहाँ पर वायलेट काफी दिनों तक रोती रहती है और जब एक दिन वो दानव शिकार के लिए जाता है और तभी वायलेट दूसरे पहाड़ पर एक औरत को देखती है और वो उस औरत से मदद की गुहार लगाती है। वायलेट उस औरत को बताती है कि वो एक राजकुमारी है जिसे कि एक दानव ने यहाँ पर कैद कर दिया है। वो दोनों औरत एक दूसरे से काफी दूर थी, जिस वजह से वो वायलेट की मदद नहीं कर पाती और फिर वो लेडी अपने बेटे को बुलाकर उसकी हेल्प करती है। उसका बेटा एक रस्सी के सहारे वायलेट को लेकर इस पार आने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो दानव उन्हें देखकर रस्सी पर लटक कर उनके पीछे आने लगता है। अब जैसे ही वो पहुँचने वाला होता है वो रस्सी को काट देते हैं, जिस वजह से दानव खाई में गिर जाता है, लेकिन असल में दानव नहीं मरता और वो वापस आकर रास्ते में ही उनके ऊपर हमला कर देता है। वायलेट के अलावा वो सभी को जान से मार देता है। अब वायलेट के पास कहीं भी भागने का रास्ता नहीं था। वायलेट को पकड़ने के बाद वायलेट पर वो गुस्सा दिखाता है, लेकिन तभी वायलेट शांत होकर उसे गले लगाने लगती है और जिस वजह से उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। और जब वो दानव वायलेट को अपने कंधे पर बैठने के लिए कहता है और तभी चालाकी से वायलेट उसके गले को काट देती है और वो दानव वहीं पर ही मारा जाता है। अब वायलेट उसके सर को काट कर महल में राजा के पास ले आती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि राजा अपनी बेटी के जाने की वजह से काफी ज्यादा बीमार हो चुके थे। अब वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए वो अपनी बेटी को उस किंगडम की रानी बना देता है और यहाँ पर वायलेट की क्राउन सेरेमनी होती है। और दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।